हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस। सोशल इश्यूज़ के चैप्टर 2 और 3 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड है हेल्थ और थर्ड है आपका एजुकेशन। तो सेकंड हेल्थ और जो थर्ड होगा आपका एजुकेशन। चैप्टर फर्स्ट में जो कुछ टॉपिक रह गए थे जैसे एल्डरली पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन वगैरह, उसको हम चैप्टर 4 के साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर 4 जो है आपका वो सोशल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़ वगैरह और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेल्थ और एजुकेशन सब जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं सोशल इश्यूज़ में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि जो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना होता है, ओपीज क्या है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन तरह का आपका हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में। इसी के साथ में देखो कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो है, देखिए जीडीपी का 1.35% है ओनली। इसको याद रखना, ये फैक्ट आप लिख लेना, 1.35% ऑफ जीडीपी है अराउंड, जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 2.5% एट द रेट 2025। 2025 तक इसको 2.5% जीडीपी का करना है। अभी है अपना 1.35% जीडीपी का। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी लेते टाइम जो हमारे जेब से निकल गया पैसा वो दोबारा अपने पास नहीं आना है, उसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 48.8%। जैसे कि हम गए, जैसे कि कोई मेडिसिन लेने गया, बेसिक ये चीज़ आपको पता होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो अभी बता दूं, जैसे 100 रुपये यदि हमारा आना जाना और दवाई लेने का खर्च हुआ, उसमें मेडिसिन का 40 रुपये हुआ, जो कि चलो गवर्नमेंट की स्कीम से ये पैसा हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो 60 रुपये जो हमारा आने जाने का और जो खर्च हुआ, ये हमारा हुआ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हमारा रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें इसमें जरूरी है। और जो चल रही है वो है आपका मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, जो दिल्ली में चल रहा है। इसके साथ में केरल, तमिलनाडु में आपका इंश्योरेंस मॉडल है, और आशा वगैरह जो चल रहा है, ये सब आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इंडिया के हेल्थ स्टेटस की बात करें तो देखिए कि लगभग 15 to 49 की एज की जो वुमन है उसमें से 30, और जो मेल है उसमें से 33% जो मेल है वो आपके हेल्थ स्कीम, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उनके अंदर कवर है। बाकी के जो वुमन का 60%, वुमन का कितना 70%, और जो मेल है उनका 67% हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है ही नहीं। टोटल फर्टिलिटी रेट बात करें TFR 2% है। अंडर 5 U5 मोर्टेलिटी रेट 41.9% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं IMR, ये है 35.2%। ये डेटा आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए, जिसको आप सीधा सीधा आपके एग्जाम में हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो वहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट NMR 24.9%। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपकी 103 है। और इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ हैं ये बड़े हैं हाल ही के वर्षों में, और ये हुआ 88.6%। इसका मतलब है हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देना, ये है आपका 88.6% इंस्टीट्यूशनल बर्थ। स्टेप क्या क्या लिए गए हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूव करने के लिए, तो इससे पहले देख लेते हैं कि अभी चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस हैं कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो कम है, होना चाहिए कि 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि इंडिया में लगभग 1500 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इनइक्वलिटीज़ हैं, जैसे कि पॉपुलेशन तो गाँव में रहती है 70%, लेकिन जो बेड, हॉस्पिटल बेड जो है वो 73% है पब्लिक हॉस्पिटल बेड अर्बन एरिया में। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है पॉपुलेशन का और उसके बेड की अवेलेबिलिटी का। जो PHC सेक्टर जो है वो बहुत वीक है, लगभग 5% PSC जो पब्लिक हेल्थ जो आपका सेंटर है, यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है। इसी के साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये इनका बर्डन बढ़ता जा रहा है। लगभग 65% जो डेथ है इंडिया में वो तो लगभग NCD के द्वारा ही होती है। अदर इश्यूज जैसे कि बजट कम है, इनएडिक्वेट इंफ्रा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हाई है, गवर्नेंस कमजोर है और अकाउंटेबिलिटी भी कम है। इसी के साथ में देखिए कि स्टेप क्या क्या लिए गए इंडिया के हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बताइए कब आई थी, 2017 में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना परियोजना चली है। आपका इंद्रधनुष, जो आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, इसको चलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क है। नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस संजीवनी भी चलाएगी कोविड के टाइम पे। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये भी आपको एक बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। वे फॉरवर्ड की बात करें इसमें तो ये देखिए, ये आपका एक ओवरऑल आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे इसका जिस्ट एक तरीके से आप मान सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में अपन डिटेल्स में अपन स्टडी आगे करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं कि प्रिवेंशन, इंप्रूव हेल्थ स्पेंडिंग,
इंप्रूव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को पीएससी के लिए यूज करना कौन कौन सी हो सकती हैं, लीवरेज करना है टेक्नोलॉजी को और अदर्स को। तो इसमें देखिए प्रिवेंशन मतलब जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना है, अभी एक्सपेंड करना है, और एटलीस्ट 5 to 6% ऑफ जीडीपी का इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए हेल्थ स्पेंडिंग में। और जबकि टारगेट रखा गया 2.5% एट द रेट 2025, और अभी रिसेंट में जो है 1.35% ऑफ जीडीपी जो है हेल्थ पे खर्च हो रहा है, होना चाहिए 2025 तक का टारगेट 2.5% और टोटल होना चाहिए 5 to 6% जीडीपी का, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। इंप्रूव करना है प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कि ईयरमार्क करना है लैंड को, सिंगल विंडो अप्रूवल होना चाहिए, टैक्स हॉलीडेज मिलनी चाहिए। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पब्लिक हेल्थ सेंटर या सेक्टर में जो चल रही हैं वो कौन कौन सी हैं पीएससी के लिए, वो है आपका जैसे कि फैमिली क्लिनिक्स हैं ब्राजील में चलते हैं, पॉली क्लिनिक और ऑफिस जो है वो क्यूबा में चलते हैं। इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी इंडिया में फॉलो किए जा सकते हैं। साथ में टेक्नोलॉजी को यूज में लेना है, लिवरेज करना है, स्ट्रीमलाइन करना है ऑपरेशनल एंड क्लिनिकल प्रोसेसेस को। अदर इसमें यदि कोई इंप्रूवमेंट की बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग है, बेटर अकाउंटेबिलिटी है, रिजुवनेटिंग एंड रिजुवनेट करना है हमारी इंडिजिनस सिस्टम को, मेडिसिन सिस्टम को, और कीपिंग वुमन एट फुल क्रम मतलब ढंग से वुमन के रिसोर्स को मैनेज करना है और उनको यूटिलाइज करना है। अब यदि बात करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, तो ये देखिए WHO के अनुसार जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएससी है उसका मतलब है कि ऑल पीपल हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विस दे नीड, मतलब जिन्हें हेल्थ केयर की हेल्थ सर्विस की जरूरत है उन्हें उनका एक्सेस भी होना चाहिए, जब व्हेन एंड वेयर दे नीड देम विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब फाइनेंशियल हार्डशिप उनको नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन WHO की है, इसको आप ढंग से 4-5 बार लिख के या कैसे भी करके इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काम आने वाली है। इसकी देखिए बेनिफिट क्या है आपके, इकोनॉमिक रिटर्न है 10 टाइम्स हो जाने एटलीस्ट, ठीक है, और इसके साथ में आपका कम्युनिटी रिजिलियंस इनहेंस हो जाएगा, इससे पॉवर्टी और इनइक्वलिटी कम हो जाएगी, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आप क्या है प्रोड्यूस कर सकता है हेल्थी वर्कफोर्स को, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या है इसमें, चैलेंजेस है आपका कि क्रॉनिक अंडर फंडिंग है, मतलब जितना खर्चा होना चाहिए उससे कम होता है, और इसके साथ में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर की कमी है, बेड की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, सप्लाई ड्रग्स की कमी है, इक्विपमेंट कमी है, मतलब आपको जो चीज़ याद आए हेल्थ केयर से रिलेटेड उस सब की कमी है हमारे पास। साथ में प्रोडोमिनेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, लगभग जो है प्राइवेट हेल्थ केयर है वो मेनली डोमिनेट कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर को, जैसे कि लगभग 70% इंडिया की पॉपुलेशन है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है वही डील करता है। इसके साथ में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का लो पेनिट्रेशन है, 80% से ज़्यादा रूरल और अर्बन एरिया जो है उनमें तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है ही नहीं, मतलब लगभग 20% ही लोग जो है वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। लो हेल्थ अवेयरनेस है, जैसे कि नॉलेज रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, बेनिफिट ऑफ हाइजीन सैनिटेशन के बारे में भी अवेयरनेस काफ़ी कम है, देखने के लिए कम मिलती है। रिसेंट स्टेप क्या के लिए है अचीव करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, तो हेल्थ पॉलिसी आपको 17 की याद होनी चाहिए, 2025 का टारगेट याद होनी चाहिए, 2.5 का जीडीपी का, आयुष्मान भारत स्कीम जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, इसका पता होना चाहिए विजन क्या है, इसका विजन है यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसके साथ में जो रैपिड स्ट्राइड्स हैं टुवर्ड्स डिजिटल हेल्थ एंड टेली मेडिसिन, एज 70% ऑफ पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, रिमोट एरियाज में रहती है, वेयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, तो उनको डिजिटल हेल्थ के और टेलीमेडिसिन के द्वारा कनेक्ट करना इसका टारगेट है। वे फॉरवर्ड बता दिया आपको, पब्लिक फाइनेंसिंग जीडीपी का लगभग 2.5% होना चाहिए, हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच होनी चाहिए, हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच होनी चाहिए, जैसे कि इंश्योर करना है मिड डे मील टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन, इंसेंटिवाइज करना है वेलनेस सीकिंग बिहेवियर को थ्रू पोषण अभियान है, फिट इंडिया मूवमेंट है एटसेट्रा के द्वारा। अर्ली इन्वेस्टमेंट इन यूएससी फोकस्ड रिजिलियंस हेल्थी सिस्टम, जो कि बेनिफिट करेगा, जैसे कि कर चुका है अभी तक श्रीलंका को वियतनाम बैटल में पेंडेमिक और जो ऐसी कंडीशन होती है उसमें काफ़ी हेल्प कर चुका है। अदर इनिशिएटिव जैसे कि हार्नेस करना है पोटेंशियल ऑफ डिजिटल हेल्थ, इफेक्टिव रेगुलेट करना है प्राइवेट सेक्टर का एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये भी आपका वे फॉरवर्ड में बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, जैसे कि पहली वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और हार्नेस करना है आपका पोटेंशियल को। पोटेंशियल किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका डिजिटल हेल्थ का यहाँ पे बात की जा रही है, तो हार्नेस पोटेंशियल आपका है वे फॉरवर्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आपका रेगुलेशन पार्टिसिपेशन और हार्नेस, ये चीज़ें आपको हेल्थ में वे फॉरवर्ड में काम आ सकती हैं, तो इसको नोट कर लेना अभ्यास है।
आपको तो रिवीजन करना है, आपका रिवीजन चल रहा है। इसके साथ देखिए आशाज के बारे में है, जैसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं आशाज, इसके बारे में देखिए डेटा देख लेते हैं इसका मेनली तो यही है, बाकी तो इतना डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लगभग 10.4 लाख आशा वर्कर जो कंट्री अक्रॉस काम कर रही हैं। गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई आशा वर्कर है ही नहीं। एनएचएम का स्टैंडर्ड है कि 10th पास तो कम से कम उनको होना चाहिए और 25 से 45 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। उनकी सैलरी वगैरह कितनी है, बहुत कम है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। डिफिकल्टी क्या क्या है जो ये फेस करते हैं, तो इनको इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिलता है, सैलरी कम है, कंपनसेशन कम है, सोशो कल्चरल फैक्टर भी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्कलोड ज़्यादा है और डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन कम है, ट्रेनिंग कम है, फैमिली डिसअप्रूवल है, एटीट्यूड ऑफ हेल्थ स्टाफ है एट द रेट रेफरल सेंटर, और नॉन कॉपरेशन भी इनको देखना पड़ता है एक्चुअली जो आपका नर्स मिडवाइफ जो होती है, आंगनबाड़ी वर्कर है, उनके साथ में। सिग्निफिकेंस इनका क्या है, देखिए आपको पता है मैटरनल केयर बढ़ेगी, एक्सेस टू पीएससी बढ़ेगा, बेटर आउटरीच बढ़ेगी ग्रुप्स की दैट आर टिपिकली अनरीचेबल, जो अभी रीच के बाहर है उन तक हेल्थ केयर की रीच बढ़ जाएगी, और इसके साथ में हेल्थ जो आउटकम है वो भी इंप्रूव होंगे, लाइक मेकिंग कंट्री पोलियो फ्री। तो ये इससे हो सकता है। वे फॉरवर्ड हम लिखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, एक्सटर्नल रिव्यू बढ़ाओ, उनकी सैलरी बढ़ाओ और आपका कम्युनिटी सैनिटाइजेशन भी, सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता भी उनके लिए बढ़ाओ। ये आपका हो सकता है वे फॉरवर्ड में आपको लिखने के लिए। आपको ये पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपको पता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है नया वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022। याद रखना आपको, हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 HBP 2022। तो ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, किसके अंदर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए इसमें कितना है, कितना इसमें प्रोसीजर ऐड किया गया है, 365 न्यू प्रोसीजर वगैरह ऐड किए गए हैं। ये सब कुछ नहीं, आपको बस पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में। तो ये वन ऑफ द 2 कंपोनेंट है आयुष्मान भारत के, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट की, लॉन्च हुआ है 2018 में। काम था इसका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना, और जो रिकमेंड किया गया था किसने, NHP ने, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने इसको रिकमेंड किया, आयुष्मान भारत के अंदर है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया, वन ऑफ द कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी देखिए लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें लगभग 17.35 करोड़ कार्ड बन चुके हैं, इश्यू हो चुके हैं बेनिफिशियरी फैमिलीज को 2022 तक। ठीक है, इसके साथ में देखिए हाँ आगे देखिए इसमें बेनिफिशरीज है आपके, बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिप्रीवेशन ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 2011 में हुई थी रूरल और अर्बन एरियाज में। इसकी बेनिफिट क्या क्या हो सकता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम किया जा सकता है, पोर्टेबिलिटी है स्कीम्स की उसको बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ में जो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है उसको कवर किया जा सकता है, और इसी के साथ में प्री हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर किया जा सकता है, जो कि लगभग 3 दिन का होता है, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो कि लगभग 15 दिन का होता है, उसके एक्सपेंस जो उसके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको भी कवर इसमें किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, पता होने वाली चीज़ें हैं। रीजन क्या है, लिमिटेड इफेक्टिवनेस के इसके, कि इसमें फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी परेशानी है, अंडर फंडेड है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे क्या है कि आपको सप्लाई की परेशानी आती है, सर्विस और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। स्कीम के इशू क्या है कि इसमें कुछ एक्सक्लूजन एरर है, जो क्योंकि इसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 को यूज़ किया गया है, तो उसमें भी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में परेशानियां हैं। इंसेंटिव है वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड आपके हॉस्पिटल इम्पेनलमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में आपका रेगुलेशन कमजोर है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है बेनिफिशियरी और हॉस्पिटल के बीच में, और इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा शेयरिंग है वो भी आपकी थोड़ी ख़राब है, उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इसके साथ में अदर इश्यूज़ में जैसे कि अवेयरनेस की कमी है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हमने देख लिया, विद लॉक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, ये भी देखने को मिलता है, करप्शन जैसी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती है, डिमांड फॉर कैश बाय हॉस्पिटलाइजेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ इम्पेनल्ड हॉस्पिटल, मतलब कम संख्या में जो हॉस्पिटल है वो लिंक किए गए हैं आयुष्मान भारत, जो इसकी आयुष्मान भारत जो मिशन है उसमें लिमिटेड नंबर में ही हॉस्पिटल्स लिंक किए गए हैं। अब देखिए मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इफेक्टिवनेस के लिए, तो वो है आपका एक तो प्रॉपर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब जिसको नीड है उसका पता होना चाहिए, कम से कम किसी भी फैसिलिटीज दी जानी है, कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन किया जाना है और एंगेज करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यूटिलाइज करना है स्टेट स्कीम को टू ओवरकम कवरेज गैप्स एंड इंप्रूव इफिशियंसी, क्रिएट करना है इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है हेल्थ केयर बजट को,
इसके साथ में स्ट्रेंथन करना है रेगुलेटरी मैकेनिज्म को। अब इसमें परफॉर्मेंस की बात करें इसको स्कीम की ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो इसमें परफॉर्मेंस कैसी रही, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सटेंट था वो देखिए कि 8.3 लाख कोविड केसेस को ट्रीट किया गया पीएमजे के अंदर लास्ट 2 ईयर्स में। इसके साथ में जो बेनिफिशरीज का जो परसेंटेज है ये भी क्या है, ओनली 14.25% रहा है। सब इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने इसको हाईलाइट किया है। और इसके साथ में ही इनका कंक्लूजन आप लिख ही लेंगे इसमें कि इसका है कंक्लूजन पीएमजेवाई का, इसमें लिख सकते हैं कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग इसका जो प्रपोजिशन है, यूनिक प्रपोजिशन SDG 3 है, उसको फुलफिल करने के लिए ये लगे, इसके टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके साथ में जो अंडरलाइंग कमिटमेंट है वो आपका लिविंग नो वन बिहाइंड, वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर इटसेल्फ थ्रू इनोवेटिव मैकेनिज्म, इसमें यूज करने हैं पार्टनरशिप बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट है, दोनों तरह की सेंट्रल स्टेट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सिटीजन्स हैं, एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सबको इसमें क्या करना है, आपको इन्वॉल्व करना है। अब यदि डिजिटाइजेशन की बात करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखिए अभी तक नियरली 11.9 लाख हेल्थ आपकी आईडीज हैं वो जनरेट की जा चुकी हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर, इसको बोलते हैं NDHM। ठीक है, NDHM क्या है, ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 17 के अंदर डिजिटाइज करने के लिए हेल्थ केयर को स्टेम किया गया है, और इसके द्वारा जो आपका एग्जिस्टिंग जो गैप है अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसको ब्रिज किया जाना है, कम किया जाना है। और इसके साथ में इसको ये इंटेंडेड है टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी, और इससे अचीव करना है आपका SDGs को फिर से। इसी के साथ में देखिए NDHM इकोसिस्टम जो है आपका, इसमें सेंटर पॉलिसी मेकर्स में कौन कौन है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो प्रोग्राम मैनेजर है, इसमें रेगुलेटर्स है। प्रोवाइडर कौन है, हेल्थ केयर क्लिनिक है, हेल्थ क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं, लैब, फार्मा है और वेलनेस सेंटर है। अलाइड प्राइवेट एंटिटीज़ कौन है, तो आपका TPA है, इंश्योरेंस है, और हेल्थ टेक आपकी कंपनीज है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कौन कौन शामिल है, तो वो है आपका डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष। इसके साथ में अदर कोई प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल आपका एसोसिएशन है काफ़ी सारे, और आपके डेवलपमेंट पार्टनर्स और NGOs भी इसमें शामिल है। अब यदि डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर रेफर्स करता है किस चीज़ को, टू द इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज विद IT एप्लीकेशंस ऑफ IT टेक्नोलॉजी। मतलब आपका मेडिकल नॉलेज को IT एप्लीकेशन और IT टेक्नोलॉजी के साथ में लिंक करना ही क्या है, आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर है। इसका एम है इंप्रूव करना द मेडिकल केयर एंड सुपरविजन ऑफ पेशेंट्स। डिजिटल हेल्थ केयर इंक्लूड करता है आपका टेलीमेडिसिन इंक्लूड करता है, आपका रोबोट असिस्टेड सर्जरी है, सेल्फ मॉनिटरिंग हेल्थ केयर डिवाइस है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, फार्मेसी और इंश्योरेंस आदि इसमें शामिल है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लें तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत है, रैपिड एडोप्टेशन की जरूरत है, वाइड स्प्रेड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सर्विस की जरूरत है, काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत है, और एक मॉडल डिजिटल हेल्थ एडोप्शन का एक मॉडल बनने की भी जरूरत है। इसके साथ में बेनिफिट क्या है डिजिटलाइजेशन के, तो देखिए इससे आपको एविडेंस बेस्ड प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ज्योग्राफिकल आपका डिवाइड है उसको ब्रिज करने में हेल्प मिलती है, रूरल अर्बन एरियाज में। आपकी जो यूटिलाइजेशन है ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स का, उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। पेशेंट्स की सेफ्टी है वो भी इंप्रूव होती है बाय इनहेंस्ड एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड्स। नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो भी देखने को मिलती है, और साथ में पर्सनलाइज्ड आपकी जो प्रिसाइज मेडिसिन है, और ये आपको इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। चैलेंजेस क्या है डिजिटलाइजेशन के लिए, तो वो आपका एक तो सबसे बड़ा है फेडरल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्थ है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है शेड्यूल 7 में, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू डिक्टेट फ्रॉम द सेंट्रल लेवल व्हाट दीज सिस्टम शुड लुक लाइक। और ये स्टेट माने नहीं माने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, या फिर वो किस अपने खुद के नाम चेंज करके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ उनको इंप्लीमेंट करती हैं, तो जो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली जो ऑर्डर पास करती है वो पूरे फॉलो नहीं किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आशा जो वर्कर हैं वो गोवा में तो देखने को ही नहीं मिलती है। इसके साथ में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर डिलीवरी है, जो डोमिनेंट आपका हेल्थ IT है HIT उनकी भी कमी है, उन वेंडर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की उनकी भी कमी है। तो ये सारी परेशानियाँ इसमें है, और काफ़ी और चैलेंजेस हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, डेटा सेफ्टी है, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड है, ये भी काफ़ी सारे चैलेंजेस अभी तक बने हुए हैं। इसके साथ में अदर इनिशिएटिव देखिए हेल्थ केयर को डिजिटलाइज करने के लिए, वो है आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट
वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM। ये आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, इसका काम है ट्रांजिशन करना इनटू इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक मैनर। तो कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक, ये देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक मैनर। ये आपको वो वे फॉरवर्ड में आप इसको लिख सकते हैं। इसके साथ में सपोर्ट करना है, सपोर्टेड टू स्टेट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन NHM फॉर सर्विस लाइक टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, टेली ऑन्कोलॉजी, टेली ऑप्थेल्मोलॉजी, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS। ठीक है, तो इसमें स्टेट को सपोर्ट करना है NHM के अंडर। अदर इनिशिएटिव में और देखिए नेशनल हेल्थ स्टेक है बाय नीति आयोग। ये आपका नेशनली शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूजेबल बाय बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इसको यूज कर सकते हैं टू इनेबल रैपिड क्रिएशन ऑफ डाइवर्स सॉल्यूशन इन हेल्थ। तो हेल्थ के फील्ड में डाइवर्स सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए आपका नेशनल हेल्थ स्टेक है जो नीति आयोग ने लगाया है, और इसको कोई भी सेक्टर पब्लिक या प्राइवेट दोनों यूज कर सकते हैं। इस साथ में अगला इनिशिएटिव है आपका टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन, जो कि 2022 में लाई गई। काम है इनका रेगुलराइज करना और डाइवर्सिफिकेशन करना टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का पूरी कंट्री में। तो ये है आपके इनिशिएटिव्स। वे फॉरवर्ड की बात करें, आप देखिए आधार कार्ड को लिवरेज करना है, आधार फैसिलिटीज को, जो डेटा शेयरिंग है उसके में कंसेंट लाना है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज का आपका यहाँ पे पेनिट्रेशन को और बढ़ाना है। इसके साथ में आपकी जो ड्रग डिलीवरी है उसको भी लो कॉस्ट करना है। आपका जो गवर्नमेंट का इंश्योर करना है क्लबिंग गवर्नमेंट्स मेगा जन औषधि योजना विद एन ई-फार्मेसी ड्राइव, आल्सो टाई अप विद ई-फार्मेसी सच एज 1mg, नेटमेड, इनको भी थोड़ा सा प्रमोशन देना है, प्रमोट करना है इनको, और लोगों में इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है। अब यदि सेकेंडरी हेल्थ केयर इन इंडिया की बात करें, जो कि लास्ट ईयर आपके मेंस में पूछा गया है डायरेक्टली कि सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम की कंडीशन क्या है इंडिया में, वो पूछा गया। तो ये इसने विजन IAS की मैगजीन में सीधा ऐसे कैसे उसको फिर क्वेश्चन को वहां से कॉपी करके यहाँ पे इसका टॉपिक बना दिया है। इसका आपको थोड़ा सा तैयार कर लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी थोड़ा थोड़ा तैयार होना चाहिए। रिसेंटली नीति आयोग ने एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और WHO के साथ में रिलीज किया है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसको लिख लेना, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब देखिए सेकेंडरी हेल्थ केयर है क्या, तो ये सेकंड टायर है हेल्थ सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर से रेफर किया जाता है स्पेशलिस्ट के पास में हायर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। अब इसका काम क्या है, प्रोवाइड करता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल हॉस्पिटल में, जो कि ऑफर करते हैं आपको OPD जिसे बोलते हैं आउट पेशेंट कंसल्टेशन, और IPD इन पेशेंट सर्विस इंक्लूडिंग इमरजेंसी केयर। तो ये जहाँ पे मिलती हैं IPD OPD जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे आप देखने मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल हॉस्पिटल्स के लेवल पे। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, चैलेंज आपको फिर से वही पता है कि स्पेंडिंग कम है। ये आपका 1.2% से 1.6% GDP के बीच में रहा है खर्चा इसका 2008 से लेकर 2019-20 के बीच में। और इसके साथ में ही इसके साथ देखिए आपका ये है चैलेंजेस देख लीजिए, रीजनल डिस्पैरिटी है, एक्सेसिबिलिटी में वो कम है, और आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो वीक है। तो वो वीक है तो आपका जो लोड है वो आपके सेकेंडरी पे ज़्यादा रहना है। आपकी स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, पैंडेमिक हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी अभी भी कमज़ोर है। और इसके साथ में आप देखिए कि लगभग ग्लोबल हेल्थ सर्वे इंडेक्स के अनुसार विच मेजर्स पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर कंट्रीज, इंडिया को रैंक किया है लवली 57%, बहुत ही कम किया गया, जहाँ पे US को फर्स्ट और ब्राजील को 22% पे हाईलाइट किया गया है आपकी पैंडेमिक वल्नरेबिलिटी में। ठीक है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के फील्ड में, तो ये बहुत ही पीछे है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को आप नोट कर लेना, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। साथ में वीक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी आप कहीं भी लिख सकते हैं, और ये GS4 तक आपको चलेगा। वी फॉरवर्ड में देखिए हमें इंप्रूव करना है 5 to 6% GDP एक्सपेंडिचर, आपका हेल्थ केयर की प्रमोट करना है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, मतलब परेशानी बीमारी हो उससे पहले उसको रोक दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बेटर पेशेंट मैनेजमेंट होना चाहिए PSC पे, ह्यूमन रिसोर्स का ढंग से यूज होना चाहिए। नीति आयोग ने सजेस्ट किया है PPP मॉडल टू लिंक न्यू और एग्जिस्टिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विद फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जब आपका प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज है उनको लिंक करने की बात की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, ताकि आपका जो मेडिकल सीट है वो बढ़ सके। ये बहुत जरूरी चीज है, वरना हमें वही यूक्रेन जैसे हालात देखने पड़ते हैं। यूक्रेन में लोग लड़के अभी MBBS करने गए और यहाँ पे उनका वहाँ से तो उन्होंने छोड़ दिया कि वार चल रहा है, तो वहाँ पे तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है, उनका भी 1 साल 2 साल बर्बाद होने वाला है। और आप डेली न्यूज़ में देखते हैं तो वहाँ से आपको पता चल सकता है क्या चल रहा है, अभी सिनेरियो क्या है। ड्रॉपिंग इन डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम होने चाहिए, और ANM आशा को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, ट्रेनिंग देना है,
उनको ईयर मार्क करना है। और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए जमीन आपको सस्ते में प्रोवाइड करनी है, सब्सिडाइज लोन देना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देना है, टैक्स हॉलीडेज, जो बेसिक चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए की जानी है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, प्राइवेट सेक्टर की जब भी बात करो तो उनके लिए लैंड, उनके लिए लोन, उनके लिए सिंगल विंडो अप्रूवल और टैक्स के बारे में इनको बात जरूर करना। साथ में इनकलकेट करना है एथिकल वैल्यूज़ को ऑफ सर्विसेज की, जैसे कि सच्चाई है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ऑटोनॉमी है, इन्फॉर्म्ड आपका कंसेंट है और जस्टिस है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। इसके साथ में आपको इंश्योरेंस कवरेज को भी बढ़ाना है, पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। ये चीज़ आपको मेनली याद रखनी है। तो आई होप ये टॉपिक आपको कवर होते जा रहे हैं, आप रिवाइज करते जा रहे हैं और एक बार आपको फिर देख लेंगे तो वो चीज़ आपको हो जानी है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल, मतलब ये आपको देखना है कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, इसमें इंश्योरेंस का आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। तो नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिलीज किया रिपोर्ट जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल। इसमें देखिए अभी सिनेरियो क्या है कि 40%, यहाँ पहले तो सबसे पहले डेटा ये लिख लो, 40% जो पॉपुलेशन है वो आपकी मिसिंग मिडिल के अंदर आती है। ये किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में अभी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि जो आपका जो 11.1% है, ये समझ लीजिए आप, इसका आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको इसके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11.1% जो आपके प्राइवेट वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपके वो है पीवीएच। 0.4% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें कवर है। 13.3% जो है एम्प्लॉयज वो आपके स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में कवर है। ये कवर करते हैं आपके किसको, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर करते हैं। इसके साथ में आपका एलिजिबल है गवर्नमेंट सब्सिडाइज इंश्योरेंस के लिए, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। 20% आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में स्टेट की जो एक्सटेंशन स्कीम है उसमें शामिल है लोग। 49 जो है वो कौन है, ये है आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विदाउट स्टेट एक्सटेंशन स्कीम, ये उसमें भी शामिल है। लेकिन जो 40% है ये आपके जो मिसिंग मिडिल में है, मतलब 40% ये लोग जो किसी भी स्कीम में इंक्लूड नहीं है। अब यदि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की थोड़ी सी और बात कर ले तो बहुत ही ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है टू हेल्थ केयर के लिए, जो अलाउ करती है हेल्थ इंश्योरेंस को टू बी ऑप्शनल, मतलब लोग अपनी मर्जी से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी चलती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स की सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आरोग्य कर्नाटक स्कीम जो स्टेट वगैरह स्पेसिफिक है। साथ में सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है काफ़ी सारी, जैसे कि आपका ESIS है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, और जो कि आपके ESIC द्वारा चलाई जाती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा चलाई जाती है। इसके साथ में आपका प्राइवेट वॉलंटरी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी चलती है। इसमें काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम दी जाती हैं और लोग इनमें अपना हिस्सा रखते हैं। इसके साथ में रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो इंडिया के इंश्योरेंस कवरेज का जो गैप है वो है 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, मतलब 30% लोग जो हैं वो अभी भी, जो लगभग 40 करोड़ के आसपास है। तो शायद मैंने यहाँ पे आपके लिए सही बोला परसेंटेज, अच्छा मैंने परसेंटेज बोल दिया यहाँ पे। ये जो आपका नंबर है ये आपका करोड़ में है, याद रखिएगा, ये आपका डेटा है जो है पॉपुलेशन करोड़ में है। ठीक है, आप इसको एक बार ढंग से कर लेना, जो कि आपका 40 करोड़ जो है आपका 30% बनता है इंडिया का पॉपुलेशन, ये आपका कहलाता है मिसिंग मिडिल। ये आपको याद रखना है, देखना है, ये हमने कर लिया। इसके साथ में 3 मॉडल जो है आपका इंश्योरेंस का, वो है आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और आपका है लॉन्ग टर्म। और इसमें आपके साथ में रीजन क्या है, लो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के, तो ये देख लीजिए। लो अवेयरनेस है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में, नेगेटिव परसेप्शन है कि पीपल कंसिडर इंश्योरेंस एज ए कॉस्ट रेदर देन लॉन्ग टर्म असेट, एसेट के नहीं समझते उसको, कॉस्ट समझते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट आपके ग्रास्प है यहाँ पे, और जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी भी है। इसके साथ में हेट्रोजेनस आपका पॉपुलेशन भी है, जो अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग उनका सेगमेंट है, अलग अलग उनके पॉपुलेशन में उनका पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या क्या है, एक्सपेंड करना है गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस को। इसके साथ में स्टैंडर्डाइज करना है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, जैसे कि आरोग्य संजीवनी, कंज्यूमर अवेयरनेस को इंक्रीज करना है और स्विफ्ट करना है ग्रीवेंस आपकी रिड्रेसल को। इसके साथ में ही इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं इनका भी काफ़ी रोल है। ये आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको शो करेंगी टू द रूरल सेक्टर एंड प्रोडक्ट्स सुटेबल फॉर रूरल पीपल। और साथ में टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है इंश्योरेंस सर्विस की डिलीवरी में। इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पहले हम देख लें कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे इनइक्वलिटीज हैं कंसर्निंग एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। तो WHO को इस आंसर में जब लिखो तो यहाँ पे कुछ देना है और उसको लिख देना है। अब यदि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड राइट्स की बात करें, SRH,
सेक्सुअल एंड हेल्थ रिप्रोडक्शन हेल्थ SRH बोलेंगे, और यदि राइट्स की बात करें तो SRHR इसको बोल देंगे। ठीक है, अब SRHR इंक्लूड करता है एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस, केयर, इंफॉर्मेशन एज वेल एज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर SRH। ये क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स हैं जो कि आपके यूनिवर्सल हैं, इंडिविजुअल हैं और आपके अनडिनाइबल हैं, इनको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है इसके, तो बेनिफिट ये है कि आपका एसेंशियल है फॉर अचीविंग SDG, आपको लिखना ही लिखना है। कॉम्प्रिहेंसिव आपका सेक्सुअलिटी एजुकेशन है यूथ के लिए, इसेंशियल पार्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, और साथ में ये इंपावर करने वाला है वुमन को बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चैलेंज क्या है, कल्चरल नॉर्म्स के डिसीजन चैलेंज है, आपकी कल्चरल टैबूज जो है वो भी इसमें परेशानियां हैं, अंडर फंडिंग है, अवेयरनेस की कमी है, जेंडर एक्सप्रेशन और मैरिटल स्टेटस भी इसमें परेशानी बने हुए हैं, लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ फॉर वुमन एज पर यूएन की रिपोर्ट है, ओनली 57% ऑफ वुमन एबल है टू मेक देयर ओन डिसीजन ओवर देयर SRHR। ठीक है, तो 50% जो वुमन है वही खुद के डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे अभी सक्षम है, तो ये आपका फ्रीडम फॉर वुमन की भी कमी है। साथ में जो अभी स्टैंडर्ड और जो आपके गाइडलाइंस है उनको भी इंप्लीमेंट करने की अभी लचीलापन है, कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने देविका विश्वास केस में कहा था कि स्टेट पॉलिसी सच एज सेटिंग इनफॉर्मल टारगेट्स एंड ऑफरिंग इंसेंटिव टू अंडरगो स्टरलाइजेशन हैव इम्पिंज्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। इसी के साथ में इंसेंटिवाइज करना है स्कीम्स को फॉर स्टरलाइजेशन मस्ट बी मेड जेंडर न्यूट्रल। नेग्लेक्ट करना है ड्यूरिंग पेंडेमिक, लॉकडाउन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स ड्यू टू कोविड-19 हैव jeopardized एक्सेस टू एसेंशियल SRHR। वे फॉरवर्ड में देख लेंगे आप, अफोर्डेबल बनाना है सबके लिए, सर्विस अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल होनी चाहिए। इसके साथ में प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी को, और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम शुड बी एंगेज मैन टू बिकम सपोर्टिव पार्टनर टू SRHR, और साथ में एड्रेस करना है एक्यूट शॉर्टफॉल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग, इसको भी एड्रेस करना है। सरोगेसी रूल्स है 2022 के, ये आपने पहले कर लिए होंगे, मैं यहाँ पे इसको नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये नहीं बनता है। इसके चैलेंजेस और वो जो है आप देख लेना इसको एक बार। ठीक है, इसके साथ में ही आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन। ये भी आपने पहले करंट अफेयर में कवर कर लिया होगा, इसकी जो शॉर्ट न्यूज है वो मैं आपको करवा दूंगा कि इसमें जो पहले 1971 का एक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट 1971, उसको सेक्शन जो 6 है उसके अंदर रूल्स लाए गए हैं अभी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल 2021, जिसको नोटिफाई किया है यूनियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, नीड क्या है टर्मिनेशन की, नीड क्या है अबॉर्शन लॉज की, तो इंश्योर करना है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वुमन, स्ट्रेंथन करना है रिप्रोडक्टिव राइट, इनकरेज करना है सोसाइटल एक्सेप्टेंस ऑफ चॉइस, साथ में लॉ करना है, लॉ जो कानून है आपके वो प्रोटेक्ट करेंगे द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो ये आपकी नीड है। इसके साथ में आपको MTP, ये कुछ डिफरेंस है 1971 के एक्ट में और 2021 का जो MTP एक्ट आया है उसमें डिफरेंसेस में, जैसे कि पहले आपका जो अप टू 12 वीक का जो आपका कंसेप्शन था उसमें 1 डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ती थी, यहाँ पे भी अभी भी 1 है। यहाँ पे 12 to 20 वीक का जो कंसेप्शन टाइम है उसमें पहले 2 डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती थी, अब 1 की लेनी पड़ती है। पहले 20 to 24 में कंसेप्शन के लिए अलाउ ही नहीं था, अब 2 डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। पहले 24 वीक से ज़्यादा के टाइम के लिए कंसेप्शन का उसमें MTP में क्या प्रोविजन थे, तो कोई अलाउड नहीं था वो। ठीक है, अबॉर्शन वगैरह, और इसके साथ में टर्मिनेशन अलाउ नहीं था, अभी मेडिकल बोर्ड जो है वो कर सकता है और उसको अलाउ कर सकता है। ये चीज़ें हैं, ये आप देखो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, आप इसको बाद में देख लेना, और अभी देखने लायक नहीं है, आपका मेन सर पे आ गया है, अलग से इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में ये रहा, देखिए ये भी देख लेना थोड़ा सा, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द अबॉर्शन इशू। ठीक है, तो प्रो लाइफ और प्रो चॉइस, तो प्रो लाइफ मूवमेंट मतलब फोकस ऑन चाइल्ड और प्रो चॉइस मतलब फोकस ऑन मदर, तो ये देख लेना। ठीक है, दोनों साइड, यदि प्रो लाइफ है, फोकस ऑन चाइल्ड है, तो चाइल्ड के राइट्स हैं, पर्सनहुड का है, फिटस राइट्स हैं। यदि फोकस ऑन मदर है तो वुमेंस का राइट ओवर हर बॉडी है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। और यहाँ पे, हाँ ये बात करते हैं रेयर डिजीज़ की, तो अभी यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रीट दोज डायग्नोज्ड विद रेयर डिजीज सच एज थैलीसीमिया, हेमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये आपकी रेयर डिजीज है, तो इनके लिए 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनको यहाँ पे सेटअप किया है। इसी के साथ में देखिए
कि WHO जो है वो डिफाइन करता है रेयर डिजीज को कैसे, कि वो बीमारियां जो ऑफन डिसेबिलिटीज हैं, शायद ये डेबिलिएटिंग कह सकते हैं इसको, ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर डिसेबिलिटीज, जो आपको जैसा अच्छा लगे। रेयर डिजीज एज ऑफन डेबिलिएटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विद ए, आप इतना सा याद रख लें, इसको यहाँ से याद रख लें, इसको यहाँ रहने दें। डिसऑर्डर विद ए प्रिवलेंस ऑफ लेस देन 10 पर 10,000 पीपल जो डिजीज होने वाली है उसे बोलते हैं रेयर डिजीज। ठीक है, इसके साथ में द टर्म ऑर्फन डिजीज, ये ऑफन यूज की जाती है फॉर दोज दीज एंड ड्रग्स टू ट्रीट देम आर कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, तो इन डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स है उनको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स, और ये टर्म जो है इन्हीं बीमारियों के लिए जो आपका रेयर डिजीज है उनके लिए ऑर्फन डिजीज भी यूज में ली जा सकती है। सब रेयर डिजीज आपको देख लिया, थैलीसीमिया है आपका, हेमोफीलिया है और आपका सिकल सेल एनीमिया ये आपको, और लाइसोसोमल आपका शॉर्टेज डिसऑर्डर है, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें एग्जांपल में याद रखना है, स्वीट सिंड्रोम वगैरह में। और देखिए इसमें नेशनल पॉलिसी है फॉर रेयर डिजीज, पता होना चाहिए कि कब है, ये आपका NPRD 2021 में लाई गई। पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, मेजर प्रोविजन इसमें पॉलिसी क्या है, एम ऑफ पॉलिसी क्या है, इंसिडेंट को कम करना है, इनेबल करना है एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इंक्रीज करना है फोकस ऑन इंडिजिनस रिसर्च पे, और रेयर डिजीज को 3 कैटेगरी में ग्रुप 1, 2 और 3 में इसको कैटेगराइज करना है। इश्यू क्या है इसके साथ में कि इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है डिजीज का, आपकी ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, चैलेंजेस अर्ली डायग्नोसिस में बहुत सारे हैं, और आपका प्रोहिबिटिव कॉस्ट ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा है, और रिसोर्स आपका एलोकेशन डिलीमा है ओवर फंडिंग। ये सारे चैलेंजेस हैं, 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जैसे कि वन टाइम क्यूरेटिव है, रिक्वायर लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, और आपका है वेरी हाई कॉस्ट लाइफ लॉन्ग थेरेपी वाली भी परेशानी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस अलग अदर कंट्रीज जैसे USA से आप ले सकते हैं, सिंगापुर से समझ सकते हैं, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 चल रहा है, रेयर डिजीज चैरिटी फंड है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्सिडाइज एक्सेस है, तो आप तीनों को वे फॉरवर्ड में ले सकते हैं, रेयर डिजीज चैरिटी फंड को, सब्सिडाइज एक्सेस को, और यहाँ पे कंपनी जो प्रोवाइड करती है इंसेंटिव लाइक टैक्स इंसेंटिव, मार्केट एक्सक्लूसिविटी और ग्रांट टू डेवलप थेरेपीज। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इस साथ में ये लिख सकते हैं असिस्टेंट है, असिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे 20 लाख का, टू बी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीज अंडर ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के अंदर जो बीमारी होने वाली है उसमें राष्ट्रीय RAN राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर से 20 लाख का आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको रेयर डिजीज है कैटेगरी 1 की। और फॉर डिजीज लिस्टेड अंडर ग्रुप 2 स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को सच रेयर डिजीज विद स्पेशल डाइट और हार्मोनल सप्लीमेंट, और यदि लो कॉस्ट इंटरवेंशन और यदि कोई उससे रिलेटेड कोई है तो। इसके साथ में प्रोविजन हो सकते हैं वॉलेंट्री क्राउड फंडिंग के, साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड निदान केंद्र फॉर स्क्रीनिंग जेनेटिक टेस्टिंग और आपका काउंसलिंग फॉर रेयर डिजीज के बारे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। साथ में क्रिएशन ऑफ डेटाबेस और ऑफ ऑन रेयर डिजीज भी यहाँ पे किया जा सकता है। और आपका जो अफोर्डेबिलिटी है ड्रग्स की उसको इंक्रीज किया सकता है, R&D को बढ़ाया जा सकता है। कंक्लूजन में आप यही चीज़ें लिखेंगे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की। इंडिया नॉन है जाना जाता है वर्ल्ड की फार्मेसी फॉर प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल ड्रग्स रेयर डिजीज के, लेकिन इंडिया शुड स्ट्राइव टू डिलीवर द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर रेयर डिजीजेज टू द वर्ल्ड एज वेल एज इट्स ऑन पेशेंट्स। मतलब खुद की मरीजों के साथ साथ दुनिया के लिए रेयर जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं, उनमें भी दुनिया को भी मेडिसिन इंडिया प्रोवाइड करवा सकता है। देखिए जो मेंटल हेल्थ है इस पर आपको डेटा बेस इतना याद रखना है कि कितने केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फैक्टर क्या क्या हैं। तो आप देखिए शहरीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, ओल्ड एज इश्यू है, सोशल मीडिया पीयर ग्रुप प्रेशर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जेनेटिक हार्मोनल फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ में ये जो रिपोर्ट है ज़्यादा खास नहीं है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट WHO ने पब्लिश की है, यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए। और ओवरऑल 970 मिलियन लगभग 1 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ में रह रहे हैं, और जो कौन से एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह जो चीज़ें हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये जो आपके हैं ये आपकी मेंटल डिजीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर है। और जेंडर पैरिटी काफ़ी देखने को मिलती है, इनकम वगैरह की वजह से भी कोविड एग्जिबरेटेड द प्रेवलेंस, कोविड की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें परेशानियाँ इनसे बढ़ी हैं। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट देखिए सीवियर मेंटल इलनेस जो है वो आपके 10 से 12 साल की लाइफ कम कर देते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है $1 ट्रिलियन की है। एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से हर साल इतने बर्बाद पैसा हो जाता है, और 6 ट्रिलियन दुनिया भर में इकोनॉमिक फोरम की प्रोजेक्टेड कॉस्ट है मेंटल इलनेस की वर्ल्ड इकोनॉमी इन 2030, मतलब 2030 तक 6 ट्रिलियन
वर्ल्ड कई जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्शन है कि $6 ट्रिलियन मेंटल इलनेस की वजह से जो मेंटल इलनेस है इस पर आपका कॉस्ट होने वाला है, खर्च होने वाला है। इसके साथ में आपका देखिए कोविड-19 वाला ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, एडिशनल बर्डन बढ़ा है वुमन पे, लो इनकम की वजह से परेशानियां हुई हैं, इन्फेक्शन का फियर बढ़ा है, आइसोलेशन और लोनलीनेस की वजह से, और मीडिया ने भी काफ़ी रोल इसमें किया है। इम्प्लीकेशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ब्रेन हेल्थ पे है, सब्सटेंस अब्यूज़ को भी इंक्रीज किया है, और आपका रिस्क है डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का, वो भी यहाँ पे बढ़ा है। इसके साथ में वे फॉरवर्ड में लिखेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, हेल्थ लाइफ स्टाइल को बढ़ाना है, और स्ट्रेंथन करना है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को, जैसे कि निमहंस है जो कि एक सक्सेसफुल टेली साइकेट्री इंटरवेंशन है कर्नाटका में, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं निमहंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निमहंस। स्केल अप करना है डिग्निटी मेडिकल डिजिटली मीडिएटेड थेरेपी, इसको स्केल अप करना है, इसको बढ़ाना है, और इसके साथ में बिल्ड करना है रेजिलियंस अमंग एडल्सेंट एंड यंग चिल्ड्रन थ्रू स्कूल बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और ये देख लीजिए चैलेंजेस क्या है टेकलिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज को इन इंडिया में। पूरा इम्प्लीमेंटेशन है मेंटल हेल्थ सर्विसेज का, पॉसिटी है रिसर्च की, शॉर्टेज है मेंटल हेल्थ पर्सनल का, लैक ऑफ पॉपुलेशन लेवल डेटा, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, ये सब परेशानी चैलेंजेस हैं। और ये टॉपिक है आपका ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में आपको डेटा याद रखना है थोड़ा सा कि यहाँ पे आपका 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है एक्सपेक्टेड है 15,000 करोड़ 15,500 करोड़ बढ़ने तक की ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के हिसाब से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मेंबर है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स में रखता है आफ्टर साउथ कोरिया, और ये आपका US बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क ने बताया है। और लगभग 1/4 एडल्ट जो इंडिया के हैं वो गेमर उन्होंने मिस किए हैं उनके काम को वाइल प्लेइंग गेम्स, ये भी आपका US लाइमलाइट नेटवर्क ने आपको बताया है। ठीक है, ABGC क्या है, ये आपका एनिमेशन विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ IB ने यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया है, ABGC एनिमेशन विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलनी है, और ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब चीज़ें आपको बेसिक है। इसने कहा है कि 40 बिलियन, हाँ ये देखिए, इट विल वर्क टू अट्रैक्ट FDI एंड इनहेंस एक्सपोर्ट टू लीड क्रिएट इन इंडिया एंड ब्रांड इंडिया टू कैप्चर 5% या लगभग 40 बिलियन ऑफ द ABCG ग्लोबल मार्केट बाय 25%, मतलब 2025 तक 5% मार्केट कैप्चर करना है जो लगभग 40 बिलियन के आसपास होगा। और FDI यहाँ पे आप FDI अट्रैक्ट करेगा, क्रिएट इन इंडिया ब्रांड इंडिया जो चीज़ें हैं, जो गेम हैं, जो ये जो आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है इनको एक्सपोर्ट करने में करके इतना सारा आपको पैसा यहाँ पे FDI के द्वारा अट्रैक्ट करना है इंडिया की GDP में, इंडिया की इकोनॉमी में, और न्यू जॉब यहाँ पे क्रिएट करनी है जो लगभग आपका 1.6 लाख है। और इसमें ग्रोथ हो सकती है 25 to 30%, इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। ब्रॉडली ऑनलाइन गेमिंग है जो इम्प्लाइज करता है प्लेइंग गेम्स विच नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू प्ले देम, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी और भी बढ़ाने की जरूरत है। इसकी बेनिफिट भी देखिए, इसके बेनिफिट भी देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, सिग्निफिकेंस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, और साथ में आपका इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग है उसको भी ये कम कर सकता है। और ड्राइव क्या है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के कि इससे आपका टेक स्टार्टअप बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज बढ़ेंगी, यंग पॉपुलेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, अफोर्डेबल इंटरनेट एनेबल डिवाइस और इंटरनेट है उनका उसका नंबर बढ़ेगा, और उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो भी देखने को मिलेंगे। और कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन और डिजिटल पेमेंट पॉपुलरिटी है, डिजिटल पेमेंट पॉपुलरिटी ये भी देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से ही ये सारी चीज़ें बड़ी हैं, ऐसे भी आप इनको बोल सकते हैं। इसके साथ में आप देखिए, ये देखिए, हाँ टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या क्या है, तो साइबर अटैक की रिस्क है, फाइनेंशियल फ्रॉड और जो इसकी भी रिस्क है, और आउटडेटेड लॉज और रेगुलेशंस है, पुअर कंप्लायंस है उनकी, इनके इश्यूज देखने को मिलेंगे, ग्रोइंग चिप शॉर्टेज है ये देखने को मिलेंगे, प्राइवेसी इश्यूज भी देखेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट डेटा माइनिंग जैसे इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ऑनलाइन गेमिंग के और भी इश्यूज क्या क्या हैं जो इससे एसोसिएटेड है, तो वो आपका सोशल डिसफंक्शन है जहाँ पे पुअर सोशल स्किल्स होंगी, पुअर एजुकेशनल परफॉर्मेंस होगी, लार्ज फाइनेंशियल लॉस होगा, लैक ऑफ नेशनल गेमिंग रेगुलेशन इंक्रीज बढ़ाएगा केओस को, और साथ में वायलेंस भी इंक्रीज होने को मिलेगी, क्राइम भी यहाँ पे बढ़ने को
देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। साथ में इंक्रीज होगा गेम आवर्स कैन लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फिर से आपका वो पिछला वाला टॉपिक है वो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, जो है आपका मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, ये जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस साथ देखिए, हाँ ये चीज़ है आपका आर्टिकल 248 को भी याद रखना है कि जो रेजिडरी पावर है वो आएगा। ये जो गेम ऑनलाइन गेमिंग है ये आपका रेजिडरी पावर यूज़ करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल 248 के अंदर रेगुलेट करने के लिए। और इसके साथ में प्रॉपर आपका रेगुलेशन है ऑन गेम इन्वॉल्व बेटिंग एंड वेजिंग फ्रॉम स्टेट और अलाउइंग द सेंटर टू मेक रेगुलेशन अंडर आर्टिकल 252। ठीक है, तो 252 या तो स्टेट खुद इनका करें या फिर अलाउ करें सेंटर को रेगुलेशन बनाने के लिए आर्टिकल 252 के अंदर। और जो आपका रेजिडरी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अंदर 248 के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून बनाए जाए। इसके साथ में आपका गेमिंग डिसऑर्डर, इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। और अगला टॉपिक है आपका ड्रग अब्यूजेस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिकमेंड किया है चेंजेस टू द नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रैपिक सब्सटेंसेस एक्ट टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम ए प्रेजेंट टर्म। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आपने देखा था शाहरुख खान के बेटे वाला जो केस था वो भी इसी एक्ट के अंदर उसको कह सकते हैं पकड़ा गया था, एनडीपीएस एक्ट के अंदर। और अब इसमें क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने रिकमेंड किया है चेंज करने को एनडीपीएस एक्ट को टू एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम ए प्रेजेंट टर्म। मतलब उनमें मॉनेटरी आप चार्जेस लगा सकते हो। मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि ड्रग यूजर जो है, जो एडिक्ट्स हैं, उनको ट्रीट किया जाए एज ए विक्टिम हु नीड डी एडिक्शन। मतलब उन्हें क्रिमिनल नहीं बताया जाए, उनको आप विक्टिम कह सकते हैं, पीड़ित कह सकते हैं। ठीक है, और उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत भी है। क्रिमिनल एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट देम, क्रिमिनल एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर डिक्रिमिनलाइजेशन। सबसे बड़ी बात है उनको डिक्रिमिनलाइज करना है पोजीशन को ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ को ऑफ ड्रग्स को, यदि वो पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। अब ड्रग अब्यूज़ के बारे में देखिए, ड्रग अब्यूज़ की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ किस बारे में रेफर की जाती है कि हार्मफुल और हैजार्डस यूज ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेज जो हैं ये है आपका ड्रग अब्यूज़, और जो कि आपकी मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करे। इसके साथ में आप देखिए कि जो आपका एक्सटेंट क्या है ड्रग अब्यूज़ का इंडिया में, तो देखिए ट्रेडिशनल आपका जो प्लांट बेस्ड ड्रग थे जैसे कि कैनबीज, कोकेन, हेरोइन, टू अभी सिंथेटिक ड्रग्स हैं यहाँ तक जैसे कि ट्रेमडोल, और कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेज इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, कई गुना बढ़ चुके हैं ये। और ये आपका कैनबीज और ओपियोइड जो आपके डोमिनेटेड आपके जो ड्रग्स हैं उसमें इंडिया का जो इलिसिट जो आपका गैर कानूनी ड्रग मार्केट है वो काफ़ी गुना बढ़ चुका है। 2019 के यहाँ पे 3.1 करोड़ कैनबीज यूजर्स थे और 2.3 करोड़ ओपियोइड यूजर्स थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा डेटा, 3 करोड़ और 2 करोड़ वाला याद हो सके तो। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको बाद में भी ये चीज़ रिवीजन के टाइम पे इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट नंबर है इसमें, फिर पंजाब है, तो याद रखना पंजाब में आपने सुना होगा उड़ता पंजाब वगैरह मूवी भी आपने देखी है इस चीज़ के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा जो यूजर कंज्यूमर है, कंजम्पशन इसका जो करते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश में करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के परसेंटेज के तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो सबसे ज़्यादा करते हैं, नियरली 7% ऑफ पॉपुलेशन इन मिजोरम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करती है ऐसे सब्सटेंसेस को। ठीक है, और जो कि कंज्यूम करती है ऑपियोइड्स को। कॉज क्या है ड्रग अब्यूज़ के, तो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। साथ में सोशल फैक्टर हैं जैसे पीयर प्रेशर है, सोशल फैमिली सपोर्ट है, रोमांटिसाइजेशन ऑफ ड्रग्स है। इसके साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, लो सेल्फ एस्टीम वगैरह, चाइल्डहुड लॉस ऑफ ट्रोमा है, सेंसेशन सीकिंग एंड पुअर कंट्रोल, लेक ऑफ केयर इन मॉडर्न फैमिली वगैरह भी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल वरीज। इसके साथ में यदि मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया तो एनडीपीएस एक्ट 1985 का था। इसके साथ में कुछ आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ असिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंसेस अब्यूज फॉर सोशल डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, ये भी है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, इसने इंक्लूड किया है एल्कोहल एंड ड्रग यूज़ को
यूज डिसऑर्डर को अंडर इट्स एम्बिट। इसके साथ में NAPDDR, ये है आपका NAPDDR नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये याद रखना है 18 से 25 तक इसके अभी टारगेट पूरे होने को बाकी है, इसका टाइम पीरियड भी बाकी है अभी। तो इसका काम है रिड्यूस करना एडवर्स कंसिक्वेंसेज को ड्रग एब्यूज़ के मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के द्वारा। इसके साथ में नशा मुक्त भारत अभियान है, और आपके साथ इसी के साथ ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, इसका इंग्लिश में मतलब हो गया, मतलब ये लॉन्च हुआ, मेन बात है लॉन्च किया 2020 में 272 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्री की, और जो कि मोस्ट वल्नरेबल थी ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से जो डेटा मिला था उसमें मोस्ट वल्नरेबल 272 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया है। और कुछ यूएन की कन्वेंशन है, उसकी इंडिया पार्टी है, 3 यूनाइटेड नेशन ड्रग कन्वेंशन है, सिंगल कन्वेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। इन तीनों का यूएन जो इंडिया है वो सिग्नेटरी है, ये आपको याद रखना है, इंडिया इसका पार्ट है। इसके साथ में इश्यूज क्या क्या है, तो इश्यूज आपको पता है, इंडिया एक्ट करता है एज ए हब फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब यहाँ से ड्रग निकलता है, एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी इलीगल मीन्स है। ट्रीटमेंट गैप है, मतलब ट्रीटमेंट गैप जो है वो लगभग 70% से भी ज़्यादा है ड्रग यूज डिसऑर्डर में। और क्रिमिनलाइजेशन है ड्रग अब्यूज़ का। इसी के साथ में ऑर्गेनाइज्ड नेचर है इसकी क्राइम की, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जैसे जैसे क्रिमिनल भी बहुत ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डार्क वेब यूज़ किया जा रहा है। विशियस साइकिल है पॉवर्टी का जो फ्यूल करती है ड्रग अब्यूज़ को। इसी के साथ में आप देखिए कि ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एक तो एडिक्वेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कि आपका जो ट्रीटमेंट गैप है उसको ब्रिज कर सकता है। एविडेंस बेस्ड सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम काम में लिया जाना है, ग्रो एंड स्टे हेल्दी वाला। इसके साथ में मिनिमाइज करना है स्टिग्मा एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज़, और अदर स्टेप भी लिए जाने हैं जैसे इफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। और इसका विशेष साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वो है आपका जैसे कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले आपका देखिए पॉवर्टी है, पॉवर्टी से कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट से लिमिटेड एजुकेशन आएगी, फिर लिमिटेड आपका उल्टा, मैंने उल्टा कर दिया इसको, देखिए पॉवर्टी से आपका ड्रग यूज डिसऑर्डर आएगा, इससे आपका लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर आपका लिमिटेड एजुकेशन होगा, फिर उससे कन्फ्लिक्ट आएगा, फिर से वही पॉवर्टी वाला सर्कल आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है सोसाइटी के लिए। फिर यूथेनेशिया है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसमें याद रखना है कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 21 यूथेनेशिया से रिलेटेड है। और आपको पता होना चाहिए यूथेनेशिया राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये आपका पैसिव यूथेनेशिया को अभी यहाँ पे लागू कर दिया गया है। ठीक है, एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउ नहीं है। और सुसाइड में और असिस्टेड सुसाइड में क्या फ़र्क है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ यूथेनेशिया का मतलब क्या है, यू प्लस थैनोटोस, जिसका मतलब है गुड और ईजी डेथ। ठीक है, यू का मतलब है गुड और थैनोटोस का मतलब आपका डेथ। और यूथेनेशिया कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंशनल किलिंग बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ डिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग फॉर हिज और हर एलिज्ड बेनिफिट, और इसको कहा जाता है मर्सी किलिंग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राइट टू डाई क्या है, एक कंसेप्ट है जो कि बेस्ड है आपका ओपिनियन दैट ए ह्यूमन बीइंग इज इंटाइटल्ड टू मेक एनी डिसीजन अबाउट एंडिंग हिज और हर लाइफ, जो कि आपका इंक्लूड करता है वॉलंटरी यूथेनेशिया। 2 टाइप की यूथेनेशिया होती है, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूथेनेशिया इन इंडिया के बारे में यदि कुछ एक्ट को हम देख लें तो बहुत यूथेनेशिया है, बहुत यूथेनेशिया इन असिस्टेड सुसाइड है, कंसिडर की जाती है इलीगल इन मैनी कंट्रीज सिंस दे आर अमाउंट टू मर्डर एंड डिस्गाइज। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 के केस में राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये कहा गया 1996 के ज्ञान कौर केस में। फिर कॉमन कॉज जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 में, ये पर्सन बताया गया कि पर्सन इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कैन ऑप्ट फॉर पैसिव यूथेनेशिया, मतलब पैसिव यूथेनेशिया 2018 में कॉमन कॉज वाले केस में आया एंड कैन एग्जीक्यूट ए लिविंग विल टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट टर्मिनल इलनेस। इसके बीच 2011 में आया था अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साइज में पैसिव जो यूथेनेशिया है उसको अलाउ किया गया अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो आपकी जो एक्सेप्शनल कंडीशन है उसमें पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया। इसके बाद में कॉमन कॉज वाले में बताया गया कि पैसिव यूथेनेशिया लागू हो सकता है यदि जो पर्सन है वो आपका परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब उसको अब यदि जिंदा रखा जाए
तो सिर्फ एक्सपेंडिचर ही बढ़ना है हेल्थ केयर, उसके हेल्थ उसके फैसिलिटी पे, बाकी वो नॉर्मल होने की किसी कंडीशन है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, अब यदि यूथनेशिया की इंडिया में बात करें तो एक्टिव यूथनेशिया तो अभी भी क्राइम है सेक्शन 302 और 304 में सिंस 2011। पैसिव यूथनेशिया इज लीगल इन इंडिया अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब ये आर्गुमेंट है फेवर और अगेंस्ट में, इनको आप देख लेना क्या क्या है। और कंक्लूजन की यदि बात करें यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डिबेट लाइन है एक्टिव वॉलंटरी यूथनेशिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड में, दोनों में अभी तक डिबेट चल ही रहा है। और यहाँ पे अर्जेंट नीड है टू इन्वेस्ट इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इसके साथ में आपको कंप्लीट एक्सपेंसेस need to be borne by the state, so the right to life become a reality and suicide and succeeds before right to death with dignity। इस साथ में लिविंग विल क्या है, तो लिविंग विल आपको पता होना चाहिए। लिविंग विल क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें पेशेंट कैन गिव कंसेंट दैट अलाउज विदड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम इफ द इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड टू ए परमानेंट वेजिटेटिव कंडीशन में यदि पहुंच जाता है यदि पेशेंट की हालत, तो उसको क्या है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको हटा दिया जाए, ये होती है उसकी लिविंग विल। ठीक है, इसमें पेशेंट कंसेंट देता है। और ये एक टाइप का क्या है, एडवांस डायरेक्टिव है जो कि आपका यूज किया जा सकता है पर्सन बिफोर इनकैपेसिटेशन टू आउटलाइन ए फुल रेंज ऑफ ट्रीटमेंट प्रेफरेंस मोस्ट ऑफन टू रिजेक्ट ट्रीटमेंट। मतलब यदि ट्रीटमेंट उसको नहीं करवाना है तो ये चीज़ लिविंग विल वहाँ पे काम आती है पैसिव यूथनेशिया के रूप में उसको यूज करने के लिए। तो आई होप कि आपने ये लेक्चर काफ़ी एंजॉय किया है। आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं और आपके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।